Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपनी कॉपी में लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन? कि A ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू A आना चाहिए, ठीक है। आप A ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अगर ऐसा हो कि ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी ये हो जाएगा 2 3 एंड दिस गोस 6, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं A ट्रांसपोज, तो आप देखेंगे कि रोज को चेंज करने से कॉलम्स में और 2 4 6 3 6 5 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है जब ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और चीज आप नोटिस करेंगे यहां पे, ये पॉइंट कौन सा है? ये है A12 और ये है A21। वैसे ही ये क्या है? A31 और ये है आपका A13। मतलब कि क्या? अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि ये जो पूरे एलिमेंट है ये 3 और ये 3, ये है आपके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और ये क्या है आपके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि Aij इज इक्वल टू Abi, ठीक है। Aij इज इक्वल टू Aj। मतलब कि क्या? अगर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स इज इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, देखिए A21 इज इक्वल टू A12, ठीक है, Ij Ji। तो ये एक प्रॉपर्टी था कि अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर A ट्रांसपोज A है और B ट्रांसपोज भी B है, तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज में कि A टू द पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि A टू द पावर n, मतलब n टाइम्स करेंगे तो उसका फिर से ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? A टू द पावर n ही आएगा, इसलिए इस A टू द पावर n इज सिमेट्रिक। दूसरा चीज K1A प्लस K2B, इसका अगर आप ओवरऑल ट्रांसपोज लोगे तो फिर क्या आएगा? फिर से यही आएगा, तो इसलिए ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक। और तीसरा चीज आप लिखोगे कि AB प्लस BA भी सिमेट्रिक होगा। कैसे सिमेट्रिक होगा भाई? कि अगर मैं पूरा सिमेट्रिक इसको लेता हूं ट्रांसपोज, कंडीशन क्या दिया हो कि अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है और B ट्रांसपोज अगर B है तो AB प्लस BA का अगर ट्रांसपोज ले रहा हूं, देखो तो क्या आएगा मेरे पास? AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज, करेक्ट है। और उसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? BT ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज फॉर B ट्रांसपोज, करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, इसका ट्रांसपोज तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया था कि B ट्रांसपोज इक्वल टू B, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा AB। तो ये किसके इक्वल आ गया? ये तो इसी के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन, एक एग्जांपल लिए और उसके साथ साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी भी देख लिए, ठीक है। वैसे ही
आपको समझ में आ गया और दूसरा मैट्रिक्स क्या हो सकता है कंडीशन कि अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, मतलब कि क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स हो गई। पहले से ही हम कुछ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड ऑन डायमेंशन बात कर चुके हैं। अब ये सारी जो मैट्रिक्स है वो किसके बेस पे है, वो हमारे ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट के ऊपर है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन होना चाहिए A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, A ट्रांसपोज इज मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स अगर मैं लूं जिसमें जैसे कि सपोज A इज इक्वल टू 0 0 एंड 0 और ये हो जाए 1 2 3 और ये हो जाएगा -1 -2 -3, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, AII डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। नेक्स्ट थिंग आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स एंड अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, लोअर अपर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों अपोजिट साइन के हैं। जैसे यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू AJI था, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं कि AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। तो ये भी दोनों मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ गए, राइट। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका। एग्जांपल्स हमने देख लिया। अब अगर इसका जैसे प्रॉपर्टीज लिखा मैं, तो वैसे ही अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज लिखूं कि अगर A ट्रांसपोज, अगर मेरे पास कंडीशन दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है और B ट्रांसपोज है माइनस बी के, तो यहां पे A टू द पावर n जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर n इज इक्वल टू E1, n इज इक्वल टू E1, और स्क्यू सिमेट्रिक इफ n इज इक्वल टू ऑड। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, देखिए a टू द पावर n को अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो इसको मैं, आपको याद है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में आपको बताया था मैं, a टू द पावर ट्रांसपोज ऐसे करके लिख सकते हैं इस चीज को, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है और ये पावर n हो जाता है, तो n अगर इवन रहा तो क्या आएगा, ओवरऑल साइन ये आएगा, मेरा ओवरऑल साइन आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, a n हो जाएगा, a n के इक्वल a टू द पावर n, वापस a टू द पावर n आया तो मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर ऑड आया तो सामने में माइनस साइन आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था एक कंडीशन। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि AB प्लस BA, इस केस में भी जैसे कि यहां पे हमने निकाला था AB प्लस BA के लिए, अगर A और B स्क्यू सिमेट्रिक है तो भी AB प्लस BA क्या आएगा, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे कि इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देखिए, और ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखेंगे कि AB प्लस BA ही आ रहा है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट K1 क्या है, कांस्टेंट है ना, K2, पहले अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक आया, पर अगर इन दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और K1A प्लस K2 भी अगर लेते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, एक और पॉइंट आप नोट करेंगे यहीं पे स्क्यू सिमेट्रिक में, प्रॉपर्टीज में ही, कि AB माइनस BA अगर आप लेते हैं, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, AB माइनस BA लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये किसके आ रहा है, इक्वल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हैरानी की बात यह है कि अगर आप देखेंगे AB माइनस BA, अगर वो दोनों मैट्रिक्स A और B दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उस केस में AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। अगर वो दोनों
सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो भी उस केस में ए बी माइनस बी ए ओवरऑल मैट्रिक्स जो आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। वैसे ही अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, पर दोनों ही केसेस में ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लिखते हैं बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। ठीक है, एंड फॉर इवन ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स लेता हूं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसका अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स लेता हूं तो यहां पे ऑर्डर क्या है, यहां पे ऑर्डर आ रहा है हमारा इवन, तो इवन आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब मैं निकालूंगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। मतलब कि 2 4 36 एंड सो ऑन। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा इसका डिटर्मिनेंट। पर अगर मैं इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 लेता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे ऑर्डर क्या है, ऑड है। अगर ऑर्डर ऑड है तो उस केस में जो इसका डिटर्मिनेंट होगा तो आप आंख बंद करके क्या लिखेंगे, वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0 एंड ऑफ इवन ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब थर्ड मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं हम, जो कि है हमारा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर मैं ऐसा लिखूं कि A ट्रांसपोज इंटू ए, या तो फिर A इंटू ए ट्रांसपोज करूं और वो इक्वल टू आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस केस में वो जो मैट्रिक्स होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसको दूसरे वे में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे A इनवर्स मल्टीप्लाई करूं, इधर भी A इनवर्स मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। राइट, अब एक और अच्छी बात इसमें कि देखिए A इंटू ए ट्रांसपोज किसका इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अगर मैं A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेता हूं और I का डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो I का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि I कैसा एक एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसका आपको पता है ये प्रॉपर्टी से कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 आएगा, और ये क्या आएगा, A का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, और ये A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब आपको प्रॉपर्टी से क्या याद है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A का डिटरमिनेंट आया आपका प्लस माइनस 1। तो अगर यहां से एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरे को दिख रहा है क्या, कि अगर A मैट्रिक्स A मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि उसका डिटरमिनेंट जो आ रहा होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, अब यहां पे एक कैच है, क्या कैच, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 आता है तो जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल हो, उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। तो आप कभी भी डिटरमिनेंट निकाले तो ये मत बोलिएगा कि अगर प्लस माइनस 1 आ गया तो उसका पक्का वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। उसके लिए जरूरी ये है कि वो कंडीशन ये सेटिस्फाई करे। पर अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वो ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है, अब वो ऑर्थोगोनल नहीं है।
अगर डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अगर 1 नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वो ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर 1 आता है तो एक बार चेक जरूर करेंगे, अगर 1 नहीं आता तब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ठीक है, ये था 3 मैट्रिक्स का, जिसका डिटर्मिनेंट का हमको याद रहा कि प्लस माइनस बनाना चाहिए। एक और चीज है यहाँ पे कि देखिए, एक मैट्रिक्स ए लेता हूं अगर मैं, आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट में कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला था कि लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आइदर द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से क्या आया मेरे पास कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या मैट्रिक्स है? आप देखेंगे इसको ट्राई करके तो ये आएगा आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आएगा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज अ प्रोडक्ट ऑफ every square matrix can be expressed either as a product of a lower triangular matrix and upper triangular matrix condition the diagonal elements are equal to 1, and it can also be expressed as a sum of symmetric matrix or a skew symmetric matrix का sum से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से कुछ टाइप्स पढ़े, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, और उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट के बारे में भी बात किया। चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के पास। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कैसे नंबर्स? रियल और कॉम्प्लेक्स इन फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आपका मैट्रिक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं, ठीक है, ऐसा देखिए, यहां पे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी आ रहे हैं आपके। ठीक है, यहां पे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। तो आप इसमें देख के घबराएंगे नहीं कि अगर कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ रहे हैं तो, क्योंकि मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। अब इसी बेस पे अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इसके केस में भी हमारे पास कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स होंगे। कैसे टाइप्स? देखिए, फोर्थ टाइप हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए थीटा, जैसे कि मैंने क्या लिखा था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए था, अगर इसमें ए इज इक्वल ए थीटा इज इक्वल टू ए। अब ए थीटा क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इक्वल टू आया तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब ए थीटा क्या है? ए थीटा को देखते हैं हम। ये जो है ये है ट्रांसपोज of the conjugated मतलब कि क्या कि इस ए थीटा के अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब कि या तो पहले आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और उसका फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कीजिए, या तो फिर अगर आप मैट्रिक्स का पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कीजिए और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लीजिए, वो इक्वल टू किसके आएगा? ए थीटा की। ठीक है, तो दो ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें से किसी को भी आप पहले से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, इस वाले केस में कि पहले मैं इस मैट्रिक्स का अगर मैं ए ट्रांसपोज लेता हूं 1 प्लस आई,
1 माइनस आई और 2। ठीक है, नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट करता हूं, तो ये किसके इक्वल आएगा, मेरा ए थीटा के इक्वल आएगा, और वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या, 1 माइनस आई, और इसका कॉन्जुगेट क्या, 1 प्लस आई, तो 2। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों क्या आ गए, एग्जैक्टली इक्वल आ गए। तो इस केस में ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जिसका कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ये हो जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, वैसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी होगा। इसमें भी देखिए, आप पॉइंट्स लिखेंगे इसके भी प्रॉपर्टीज के, क्या कि अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए है एंड बी थीटा इज इक्वल टू बी है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप लिखेंगे कि a टू द पावर n क्या होगा, हर्मिशियन होगा, और इसमें जरूर है कि अगर ये a थीटा n a के इक्वल है तो a टू द पावर n जरूरी से हर्मिशियन होगा। k1a प्लस k2b आपका हर्मिशियन होगा। k1 और k2 क्या है, कांस्टेंट है भाई, और k3 क्या होगा, सॉरी थर्ड पॉइंट क्या होगा, ab प्लस ba, वो किसके इक्वल होगा, हर्मिशियन के। ठीक है, और एक और चीज, जैसे कि हमने सिमेट्रिक पॉइंट मैट्रिक्स में देखा था, ए आई आई मतलब कि क्या, ये इसमें आप देखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे, रियल। रियल मतलब क्या, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर रियल होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स रियल होंगे। और नेक्स्ट थिंग क्या कि ए आई जे का अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो वो आएगा आपके इक्वल टू ए जे आई के। देखिए इस टर्म 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट किया, मेरे पास क्या है, 1 माइनस आई। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट, दोनों का कॉन्जुगेट लेने से इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये भी ऑब्जर्वेशन हमको देखा गया कि अगर ऊपर वाले एलिमेंट का मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करता हूं तो मेरा लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट आता है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, रियल है, इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। अब चलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की ओर। तो हर्मिशियन हम देख चुके हैं, अब चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा सिमेट्रिक के बाद आया स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे ही आएगा भाई हर्मिशियन के बाद आएगा स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज, तो ये है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जस्ट उसका हर्मिशियन का अपोजिट, कैसे है अपोजिट, ए थीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ए आई जे अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो आएगा इक्वल टू माइनस ए जे आई के। और डायगोनल एलिमेंट्स का क्या रिलेशनशिप रहेगा कि या तो वो जीरो रहेंगे भाई, या तो वो जीरो रहेंगे, या तो फिर कम प्योरली इमेजिनरी, मतलब कि 1 प्लस आई ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, या तो पूरा का पूरा इमेजिनरी होना चाहिए, 3i 4i ऐसा कुछ टर्म होना चाहिए, पर रियल पार्ट आना ही नहीं चाहिए, किसमें, डायगोनल एलिमेंट्स में नहीं आना चाहिए। या तो वो जीरो रहेगा या तो प्योरली इमेजिनरी रहेगा, और यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेगा, या तो जीरो रहेगा या तो रियल रहेगा। तो आप डायगोनल एलिमेंट्स को देखकर भी आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, तो यहां पे एक और पॉइंट आ गया, इसमें भी हम देख लिए अपर ट्रायंगुलर। देखिए अगर आप
इस मैट्रिक्स को अगर मैं स्क्यू हर्मिशन में देखना होता, तो अगर मैं अपर इसका इस वाले टर्म का कॉन्जुगेट करता ना और इस वाले टर्म का माइनस साइन लेता, अगर वो इक्वल आता तो वो क्या होता, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं इसका, तो एक चीज तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0 कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है जैसे 1 प्लस आई को मैंने लिखा, 1 प्लस आई है, इसका कॉन्जुगेट लिया मैं, कॉन्जुगेट लेने से क्या आएगा 1 माइनस आई, और उसका माइनस साइन के इक्वल तो दैट इज माइनस 1 प्लस आई। ये बन गया स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। देखिए अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, और जो ए आई जे का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या आता है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का माइनस साइन लेता हूं तो माइनस 1 प्लस आई, जो कि है हमारा ए जे आई के इक्वल। तो ये है हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज देखूं हमेशा की तरह, जैसे अभी तक हम प्रॉपर्टीज देखते हुए आए हैं सभी का, तो उसमें आप लिखेंगे क्या कि अगर ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए है और बी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी है, तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि ए बी प्लस बी ए, चाहे ये कंडीशन हो या चाहे वो दोनों हर्मिशन हो, ये वाला मैट्रिक्स हमेशा हर्मिशन रहेगा, ये पूरा हमेशा हर्मिशन रहेगा। वैसे ही ए बी माइनस बी ए, ये दोनों हमेशा चाहे वो हर्मिशन हो या चाहे ना हो, ये दोनों स्क्यू हर्मिशन ही रहेंगे। सिमिलर टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक और हर्मिशन रहेगा, ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक या फिर स्क्यू हर्मिशन रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो ये क्या स्क्यू हर्मिशन बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर एक मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ए, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स में मैं एक आई मल्टीप्लाई कर दूं, इमेजिनरी टर्म आई मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था पहले अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो आई मल्टीप्लाई करने से वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक था तो आई मल्टीप्लाई करने से वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। राइट, तो अब ये चीज रखेंगे, आई मल्टीप्लाई करना है उस मैट्रिक्स से, मतलब कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से आई मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये था स्क्यू मैट्रिक्स का पॉइंट। अब चलते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का हम जो पॉइंट बोल रहे थे, हर्मिशन और एक तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बात हुआ हमारा। नेक्स्ट थिंग था, यहां पे भी सिमेट्रिक लिख दिया क्या मैं, अच्छा तो ये हो जाएगा हर्मिशन, सॉरी ये हो जाएगा हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन यहां पे। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और उसी के लिए मैं आई वाला मल्टीप्लिकेशन करने से ये क्या होता है, कन्वर्शन होता है। तो जैसे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद हमने क्या देखा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वैसे ही इसमें भी हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के बाद सिक्स्थ मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत करना। ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि अगर ए थीटा इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए या फिर ए थीटा करूं, वो इक्वल टू किसका आएगा, आई की। मतलब कि क्या, अगर ए थीटा हो जाएगा हमारा इक्वल टू ए इनवर्स के, ये कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन आता है। राइट, ये है यूनिटरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस कंडीशन को। जो भी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आएगा यूनिटरी मैट्रिक्स के। अब एक और चीज इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं कैसा, ए और ए थीटा का ट्रांसपोज लिया मैंने, आई का ट्रांसपोज इधर लिया, तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और ए थीटा का ट्रांसपोज,
और यहाँ पे भी आप नोट करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 हो गया और ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसका ट्रांसपोज हो गया ये, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज प्लस माइनस 1। ठीक है, जैसे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 आया था, वैसे ही यूनिटरी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या आया, प्लस माइनस 1 आया। ठीक है, प्लस माइनस 1 आया, राइट। सिक्स्थ मैट्रिक्स हो गया। सेवेंथ मैट्रिक्स की ओर चलते हैं, हमारा जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट, कॉपी में लिखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा भाई? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब कि क्या, अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आता है, ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल आता है तो वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के। मतलब ए इंटू ए करता हूं तो ए ही आता है तो वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। और अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूं, डिटर्मिनेंट देखिए, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट लिया और इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसको मैं ए स्क्वायर से कर सकता हूं और इधर आके ये हो जाएगा ए। तो अगर आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को x से रिप्लेस कर दूं तो x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्या एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1। ठीक है, यहां पे 0 और 1 होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर इसका प्रॉपर्टीज का बात करूं, मैं प्रॉपर्टीज का बात करूं तो एक चीज आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए बी और उसका ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद अगर मैट्रिक्स ए आता है, या तो फिर बी ए मैट्रिक्स का एंड कर देता हूं, यहां पे ए बी मैट्रिक्स का ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो ए आया, बी और ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो बी आया। तो ये है कि इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। मतलब कि इनडायरेक्टली ये हमें ये बता रहा है कि ये ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। वैसे ही अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने से बी आया एंड बी ए का मल्टीप्लिकेशन करने से ए आया, तो वो भी हमें क्या बताता है कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कहीं भी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जहां पे ये मेंशन नहीं किया गया होगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बस ये मेंशन कर दिया गया होगा कि ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो किसके इक्वल है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि फॉर ए बी टू बी आइडेम्पोटेंट, ए बी टू बी आइडेम्पोटेंट, ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी ए। मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट ए बी को मल्टीप्लाई करे और बी ए को मल्टीप्लाई करे तो दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आता है तभी ए बी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो पाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज से कि मैंने आपको लिखवाया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि अगर ए बी का स्क्वायर करूं तो ये किसके इक्वल आता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के। ठीक है, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि बी ए के स्क्वायर से। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये कंडीशन होता है। सिमिलरली एक और लास्ट पॉइंट कि a प्लस बी का आइडेम्पोटेंट होने के लिए कंडीशन ये है कि टू बी आइडेम्पोटेंट के लिए ये कंडीशन है कि ए बी प्लस बी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों भाई ऐसे? क्योंकि देखिए a प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए।
तो अब इसको आइडेम्पोटेंट होने के लिए ये वाला टर्म जो है ये होना चाहिए किसके इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 मतलब कि क्या, 0 मतलब कि ये दोनों क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स मतलब कि ये कुछ मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए आएगा और उसका डिटर्मिनेंट होगा 0 और 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे सामने आने वाला है वो है 8th मैट्रिक्स, जिसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स अपनी कॉपी में लिखेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, एट्थ मैट्रिक्स दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि अगर a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और k क्या है, k क्या है आपका पीरियोडिसिटी बताएगा। ठीक है, और जैसे कि अगर आप देख सकते हैं k टू द पावर, यहाँ पे k की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, मतलब कि k की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 करता हूं तो a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाता है, मतलब कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाता है। k की वैल्यू को 1 करने से कि a स्क्वायर इक्वल टू a होता है। तो मतलब कि क्या बोल सकता हूं मैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ periodicity for k is equal to 1, जिसमें k की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो मैट्रिक्स वही आ जाता है। ठीक है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स था। 9th मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स में आजकल बहुत क्वेश्चंस आने लग गए हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। निलपोटेंट मैट्रिक्स 9th मैट्रिक्स, इसमें आप क्या लिखेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे a टू द पावर a स्क्वायर करने से अगर मेरे पास 0 आ जाता है, 0 मतलब क्या, नल मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब कि क्या, ऐसा मैट्रिक्स ये अगर आता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलूंगा। स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आएगा k टाइम्स करने से अगर वो स्क्वायर वो हो जाता है 0, नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो उस केस में वो कहलाएगा हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल निलपोटेंट मैट्रिक्स का। a इज इक्वल टू, अब इसमें आप a स्क्वायर करके देखिए, मतलब a इंटू ए करके देखिए, तो यहाँ पे a इंटू ए करता हूं अगर मैं, तो क्या होगा, 0 इंटू 0, ये वाला रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ओवरऑल क्या आएगा आपके पास, नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, कौन सा एग्जाम्पल, नल मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का, ये इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखेंगे कि ये होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स, जिसको अगर a स्क्वायर करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। एक और चीज देखने को ये मिली यहाँ पे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए मिनिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, k की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 2 हो सकती है भाई। क्यों, क्योंकि a इज इक्वल टू 0 नहीं, a स्क्वायर मतलब एक बार तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, इसलिए a स्क्वायर होना चाहिए, इसके k की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ये रहा और ये रहा कंडीशन। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, क्या कि फर्स्ट पॉइंट है इसके कि ट्रेस ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज 0, trace is 0. Next thing is that determinant of nilpotent matrix is 0. इसका डिटर्मिनेंट और ट्रेस दोनों के दोनों ही
0 आएंगे। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए ट्रेस और डिटरमिनेंट दोनों ही 0 रहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आ रहा है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट मैट्रिक्स की ओर चलते हैं हम, जो कि है हमारा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। अब देखिए, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। इनवॉल्यूमेंट्री मैट्रिक्स का अगर आप रिलेट करते चलेंगे तो ऐसा मैट्रिक्स अगर स्क्वायर करने से वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको मैं बोलूंगा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इस कंडीशंस को अभी अच्छे से याद रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको हेल्पफुल भी होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इनवॉल्यूमेंट्री मैट्रिक्स का ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का बात करूं तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो मैं देख सकता हूं कि ए का डिटरमिनेंट आइदर 0 होगा, 0 और 1। तो यहां पे भी मेरे को क्या, सॉरी प्लस माइनस 1, तो यहां पे भी मेरे को क्या देखने को मिला कि इसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 के इक्वल है। तो यहां पे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। टोटल 10 टाइप डिस्कस कर लिए, इससे बाहर कोई मैट्रिक्स का टाइप आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पे आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सारे मैट्रिक्स का टाइप यहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे 10 मैट्रिक्स का। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तो आपको और अच्छा पता चल जाएगा कि इसके बेस के ऊपर कैसे कॉन्सेप्ट किया जा सकता है। राइट, तो आइए देखते हैं 1-2 न्यूमेरिकल इसके ऊपर। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे बस एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि K इज इक्वल टू, ये होता है नीलपोटेंसी इंडेक्स, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू 2। ठीक है, और ये क्या था, हमारा नल मैट्रिक्स था। राइट, ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो अब है हम आपके सामने 3 क्वेश्चंस। ठीक है, हम अभी तक टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपने सब एक बार रीड कर चुके होंगे। ठीक है, जब आप उस सारे कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी मैट्रिक्स मैंने अभी बताया, सबके प्रॉपर्टीज और सबके कंडीशंस को आप जब रीड कर लेंगे तभी इन सारे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इफ ए इज अ दिस मैट्रिक्स, मतलब कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें जो ये वैल्यू एक्स है ये हमें फाइंड करनी है, और हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये कंडीशन मुझे दिया हुआ है। जो प्रॉपर्टीज और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किए होंगे वो डायरेक्टली देख के बोल देंगे कि ये कौन सा प्रॉपर्टी मैट्रिक्स होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है किसी भी मैट्रिक्स में, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, ये मैट्रिक्स हो सकता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और जिनको अगर नहीं भी पता चला होगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो भी कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से अप्लाई करते हैं इसको। देखिए, A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ A। दोनों साइड अगर मैं A मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, A इंटू A इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A ट्रांसपोज इंटू A। ठीक है, तो मतलब भी क्या आया मेरे पास, A ट्रांसपोज, यहीं पे अगर मैं लिखूं, दिस इंप्लाइज A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका A ट्रांसपोज लेना है मुझे, तो A ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूं यहां पे तो क्या आएगा,
3/5। आप भी साथ में अब सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है क्योंकि सिर्फ अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है और उससे हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आप जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, साथ ही साथ 3/5x एंड 4/5 एंड 3/5, और ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, करेक्ट है यहां तक। अब बस क्या करना है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको इक्वेट कर देना है और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 3/5x इसको अगर मैं करूंगा तो क्या मुझे x की वैल्यू इधर से मिलेगी? यहां से करके देखता हूं। चलो, अगर मैं देखिए फर्स्ट रो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर मैं कर रहा हूं इक्वेट, अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास? 3/5 इंटू 3/5 दैट इज स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा मेरे 1 के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4/16/25। ठीक है, करेक्ट है यहां तक, इज इक्वल टू 4/5, राइट। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है यहां पे? प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब ना इस वैल्यू को एक बार चेक करके देखते हैं कैसे। अगर मैं x इज इक्वल टू प्लस 4/5 करता हूं, ठीक है, प्लस 4/5 रखता हूं, तो अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 3/5x इंटू 4/5x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 12/25। फिर x इंटू 3/5 और x की वैल्यू क्या है? प्लस 4/5। तो ये क्या हो गया? अगेन ये तो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। मतलब कि क्या? ये कि x इज इक्वल टू हमारा क्या था? प्लस माइनस 4/5, पर जब मैंने दूसरे प्लस 4/5 को इस वैल्यू में रखा तो मेरा यहां पे 0 नहीं आ रहा था। इसलिए आप हमेशा पहले चेक करेंगे, अगर ये NAT टाइप का क्वेश्चन होता तो आपको पता चल जाता कि यहां पे प्लस वैल्यू नहीं होगी। तो प्लस को अगर हम इरेडिकेट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? x की वैल्यू आएगी माइनस 4/5 और वो क्या होगा? इक्वल टू माइनस 0.8 के इक्वल। ठीक है, देखिए अगर माइनस 4/5 रखूं, अगर मैं यहां पे अब माइनस 4/5 रखने से ये वैल्यू मेरी माइनस हो जाएगी और हमारा इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारा सारा केसेस यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस 0.8। आई होप आपने इतना सब कुछ नोट कर लिया होगा। इसमें कैच क्या था कि आपको आइडेंटिफाई करना था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अगर वो भी नहीं होता तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्टली निकाल लेते x की वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक यूनिटरी और नॉट। अब ना आपको बताना है इसमें ये यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप पहले ना इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए का, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो पहले। तो क्यों डिटर्मिनेंट फाइंड करो? क्योंकि भाई हमको पता है कि ए की अगर यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट पक्का से प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, अगर वो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस 1 आएगा। तो चलो पहले डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, तो पहले डिटर्मिनेंट ही देख लेते हैं ए का कि क्या होगा। और मेरे डिटर्मिनेंट निकालने से पहले अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा मजेदार होगा और काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं। आई होप आपने एक बार खुद से अटेम्प्ट किया होगा, डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश की होगी उस मैट्रिक्स की। तो अगर मैं यहां पे डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, तो आपका अगर आप निकाले होंगे तो आपका डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट भी वापस रिकॉल हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, आपको याद होगा प्रॉपर्टी से कि वैल्यू क्या है? k, कांस्टेंट था। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? कि ये है 2x2 मैट्रिक्स। तो जब मैं डिटर्मिनेंट से k को बाहर निकालूंगा तो k का पावर क्या होगा? टू द पावर
ऑर्डर होगा। मतलब कि क्या, कि ये हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस आई, 1 प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट बचा, तो ये हो गया 1/3 और 1 इंटू -1 दैट इज -1 और यहाँ पे हो गया -1 माइनस स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ रहा है ये, दैट इज 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड देन 1 1 ज़ा 1, ठीक है, माइनस साइन, माइनस आई स्क्वायर दैट इज -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ये हो रहा था, तो ये हो जा रहा है हमारा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2। हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो क्या इसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है इक्वल टू -3 के, -1 के। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा? नहीं, -1 है, इसका मतलब क्या, ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, -1 है, इसका मतलब ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर ये -1 नहीं आता या +1 नहीं आता तो डेफिनेटली ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं होता, पर क्योंकि अब ये -1 आ चुका है तो हम बोल सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब चेक करते हैं हमारा प्रॉपर्टी यूनिटरी मैट्रिक्स का। आपको याद होगा कि यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या था, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। ए थीटा चलो निकालते हैं। अब ए थीटा क्या होगा, पहले मैं ले रहा हूं कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, आप भी साथ साथ निकालते जाइए इसको। ठीक है, और फिर इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, 1 प्लस आई एंड दिस गोस माइनस आई। ठीक है, ये आ गया इंटू 1/3। अब क्या करने वाला हूं मैं, अब मैं करने वाला हूं दोनों का, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और देखता हूं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। राइट, तो अगर मैं चेक करूं तो 1/√3 मल्टीप्लाई होके बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1/3, 1 इंटू 1 दैट इज 1, फिर 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, कितना हुआ ये हो गया आपका अगेन 1 स्क्वायर माइनस आई दैट इज +1। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, आई स्क्वायर को मैं वो कर दिया। राइट, आई स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर दिस रो एंड दिस कॉलम, फिर दिस रो एंड दिस कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई एंड माइनस आई प्लस। ठीक है, फिर अगेन दिस रो एंड दिस कॉलम, मैं इसको कर रहा हूं 1 माइनस आई और फिर -1 प्लस आई, फिर अगेन दिस रो एंड लास्ट कॉलम दैट इज इक्वल टू अगेन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस गोस अगेन माइनस। ठीक है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं देखूं इसका तो मुझे मैट्रिक्स कितना मिल रहा है, ये वाला पार्ट तो हो जा रहा है 0, ये भी हो जा रहा है 0, ये इक्वल टू हो जा रहा है 3 और ये इक्वल टू हो जा रहा है 3। करेक्ट है, तो यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास 1/3 3 0 0 3। ठीक है, तो इसका अगर मैं करता हूं सॉल्व तो ये आ जा रहा है 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि क्या, ए थीटा इंटू आई, ये वाला कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब कि क्या, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। राइट, तो ये यहां पे मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन से आपको ये ए थीटा वाला पार्ट निकालने का, मतलब कि कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं और
ये डिटर्मिनेंट वाला चीज निकालने का कि आप ये प्रॉपर्टी को अभी तक रिकॉल करके रखे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे 1/√θ को बाहर निकाल दिए होंगे और फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट -1 नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट, बोल रहे हैं हमारे पास, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और एक बार एक सिंसियर अप्रोच के साथ एक अटेम्प्ट लेंगे कि आपसे वो क्वेश्चन बनता है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि क्या? अगर पहले अगर मैं बोलूं एक 2x2 मैट्रिक्स बना दूं मैं, तो वो कैसे बन जाएगा? ABCD। ये है 2x2 का मैट्रिक्स बोल दिया जैसे उसने बोला। पर अब मुझे क्या बोल रहा है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब क्या? कि मेरा A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू A आना चाहिए। एग्री करते हैं? राइट, इसलिए आप प्रॉपर्टी रिकॉल करते रहेंगे साथ में। अगर ये ऐसा है तो हमारा C और D सेम, C और B सेम होना चाहिए। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि C इज इक्वल टू B को लिख के, मतलब कि C इज इक्वल टू B लिख दूं और यहां पे इसको रिप्लेस कर दूं किससे? B से। बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्री कर रहे हैं कि अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो भी मेरा सेम वैल्यू आता है। इस -6 अब क्या बोल रहा है मेरे पास कि डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि A प्लस D का वैल्यू मेरा किसके इक्वल आ रहा है? -6 के। ये इक्वेशन मेरा इक्वेशन 1 हो गया। राइट, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, मैक्सिमम, एक इसको मार्क करके रखेंगे कि मैक्सिमम, आपसे डिटरमिनेंट नहीं बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है डिटरमिनेंट की। अब अगर ये सिमेट्रिक एक इक्वेशन मिल चुका है हमें, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूं तो मेरे पास क्या आएगा? ये AD माइनस B², ये आएगा मेरा A का डिटरमिनेंट। एग्री कर रहे हैं? AD माइनस B²। अब ये जो AD माइनस B² आया है, ये जो B है, B को अगर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर B² होने के कारण वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। और अगर पॉजिटिव है और वो किसके साथ है? नेगेटिव साइन के साथ है, तो वो हमेशा इस डिटरमिनेंट को कम करने की कोशिश करेगा। तो जब A को डिटरमिनेंट को मेरे को मैक्सिमम करना है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये मैक्सिमम तब होगा जब ये B की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। सोचिए, हो सकता है क्या कि B की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तभी ये AD का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम जाएगा। मतलब कि क्या? डिटरमिनेंट मैक्सिमम जाएगा तब जब ये B² 0 हो जाए। क्योंकि अगर ये चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, ये माइनस साइन सामने के कारण और ये स्क्वायर होने के कारण ये हमेशा डिटरमिनेंट को कम करेगा। पर जब ये 0 होगा तभी ये पॉसिबल है कि ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमको इस डिटरमिनेंट क्या मिल गया कि मेरे पास डिटरमिनेंट भी आ गया कि वो इक्वल टू AD के। राइट, ये आ गया डिटरमिनेंट। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। राइट, तो जिसको अगर मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता, वो क्या कर सकता है? ऑप्शंस देखेगा, ऑप्शन से निकालने की कोशिश करेगा कि देखिए ऑप्शंस मैंने आपको दिया नहीं है, पर अगर एग्जाम में ऑप्शंस दे तो उससे आप अटैक कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अगर ऑप्शंस नहीं भी देता है तो आप क्या क्या वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं? देखिए A प्लस D की वैल्यू -6 आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं लिया -1 -5, ये एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक मैं -3 और -3 ले सकता हूं, तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। अगर मैं A और D का वैल्यू, ये A और D का वैल्यू है, ठीक है, A और D का वैल्यू हम गेस कर रहे हैं, और दूसरा -4 और -2 भी ले सकता हूं। ठीक है, दोनों को ऐड करने से भी कितना आएगा? डिटरमिनेंट हमारा 8। तो यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों की वैल्यू -3 होगी। चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले, तब A और D की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये -3 और -3 के इक्वल होगी। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको गेस वाला नहीं समझ में आया तो आप मिनिमम मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। कैसे? कि A प्लस D इज इक्वल टू -6 है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू
क्या है एडी, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम होने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, पर अभी के लिए आप लिखते रहेंगे एडी, ए की वैल्यू एक लेता हूं और डी को लिखता हूं मैं -6 माइनस ए, ये हो जाएगा डी की वैल्यू। अगर ये डी की वैल्यू हो गई, ठीक है, कहां से लिखा मैं, यहां से, d इज इक्वल टू -6 माइनस ए, ठीक है, इक्वेशन 1 से, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -6a माइनस ए स्क्वायर। अब कौन से वैल्यू पे a की जब डिटरमिनेंट मैक्सिमम होगा, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट से करेंगे ये कि d बाय डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं इसका dA, तो मेरे पास वो आएगा -6 माइनस 2a इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम, a की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम -3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को हम आगे और डिटेल में मिनिमम मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए जिसको पता होगा वो कॉन्सेप्ट, वो इस चीज को कैच कर लिया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर। हम बस इक्वेशन लिए है डिटरमिनेंट का, उसमें इक्वेशन 1 पे d की वैल्यू पुट किए हैं और a की वैल्यू पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि जिसमें a की किस वैल्यू पे डिटरमिनेंट मैक्सिमम होगा, तो हम डिफरेंशिएट किए, इक्वेट टू 0 किए, तो a की इस वैल्यू पे ये डिटरमिनेंट मैक्सिमम हो रहा है। अगर a -3 है तो d कितना आया, d भी आया -3, ठीक है। तो ये थे बेसिक से 3 क्वेश्चन हमारे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए क्वेश्चंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, मेरा काम है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, बाकी आपका काम है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थ्रू टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ही आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाकर अगर आप कोई क्वेश्चन हो जिससे प्रैक्टिस की जरूरत होगी और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है रहा, तो वो क्वेश्चन आप जितना भी पढ़ लें वो याद नहीं रहेगा। इसलिए आप खुद से जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ, और देखिएगा आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिकॉल करते भी जाएंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी खुद ही सीखते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.